कैसे हो आप सभी? पहले क्लियर कीजिएगा कि आवाज आ रही है या नहीं। आवाज आ रही है कि नहीं, क्लियर कीजिएगा। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योति आईएएस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आज का क्लास हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि यूपीएससी का डिटेल सिलेबस क्या है। यूपीएससी द्वारा दिए जाने वाले जो सिलेबस है उस पर अपनी कमांड को मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। इससे क्या होगा, हमें ये प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी के तैयारी के दौरान हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, हमें किस तरह से अपने पढ़ाई को स्टार्ट करना है, किस डायरेक्शन में अपने पढ़ाई को ले जानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास से आपको प्रॉपर ये समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी तो कर देते हैं लेकिन उन्हें सिलेबस पता नहीं होता है। तो बिना सिलेबस की तैयारी यानी अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। तो इस लेक्चर में हम उसके प्रॉपर सिलेबस को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। क्योंकि सिलेबस समझने के बाद आपको ये पता हो जाएगा कि हम अपने तैयारी के दौरान हमें कौन कौन से चीज पार्ट को पढ़ना है और कौन कौन से पार्ट्स ऐसे होंगे जिसको हम स्किप कर सकते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक सिंपल एग्जांपल दूं तो यूपीएससी के लिए पढ़ने के लिए आपके पास पूरे समुद्र है, लेकिन उसमें से जो यूपीएससी पूछता है वो एक मोती के बराबर पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम पूरे समुद्र को कैसे स्किप कर उस मोती पर फोकस करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप इसकी जानकारी आपको कहां से मिलेगा, तो ये जानकारी आपको देगा प्रॉपर सिलेबस। क्योंकि सिलेबस यूपीएससी ने अपने आप को निर्धारित कर रखा है, अपने क्राइटेरिया को फिक्स कर रखा है। चाहे आप कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन वो पूछेगा वही जो उन्होंने सिलेबस में दे रखा है। तो चलिए क्लास को बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज का जो हमारी क्लास होने वाली है वो कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ, थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज का हमारा जो क्लास होने वाली है यूपीएससी का सिलेबस डिटेल्स एनालिसिस। तो ये हम यूपीएससी इसलिए बोल रहे हैं कि यूपीएससी कहने का मतलब मेनली जो समझ में आता है कि यूपीएससी के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सीएसई, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया भी जाता है क्योंकि यह एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की परीक्षा है। ठीक है, तो चलिए सिलेबस को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला, यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, एक मिनट, यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम है सीएसई, इसकी एग्जाम टोटल 3 चरण में पूरा होता है। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 को नॉर्मल हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कह देते हैं, दूसरा को मुख्य परीक्षा, और तीसरे को स्टेज 3 को हम लोग कह देते हैं साक्षात्कार। ठीक है, फिर जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो ये भी परीक्षा टोटल दो पेपर आते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो होते हैं मेनली जीएस के होते हैं, जो आपके टोटल कट ऑफ निर्धारित करते हैं। क्योंकि आप इसमें जितना स्कोर करोगे तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको अगर प्रॉपर स्कोर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं। जो जीएस पेपर 2 है इसको नॉर्मली हम लोग कह देते हैं सी सैट यानी क्वालिफाइंग पेपर। क्वालिफाइंग पेपर होता है क्योंकि इसमें केवल 33% लाना अनिवार्य है।
क्योंकि केवल 33% लाकर इस पेपर को क्वालिफाई किया जाता है, या कि ना कि आप 100% ले आओ तो ये आपको फिर मेहनत आपके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसमें वो सेलेक्ट करेगा 33% ही। लेकिन आपको एक चीज और इस तैयारी के दौरान आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स इच, 2 मार्क्स इच, ठीक है, जिसमें 1/3 दोनों पेपर में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इसमें टोटल जीएस पेपर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, इसलिए टोटल मार्क्स हो गए 200। लेकिन जब बात करें सीसेट की, तो सीसेट में 100 क्वेश्चन ना आकर आप तो 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 निगेटिव, और 33% मार्क्स लाना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अगर आप 33% मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाइंग करेंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आपका जीएस का पेपर, जीएस 1 का पेपर चेक नहीं होगा। तो आपको इतना बैलेंस करके चलना है कि हमारा जीएस पेपर 1 में भी बढ़िया स्कोर आ जाए, और जीएस पेपर जो पेपर 2 है, जो सीसेट का पेपर है, वो क्वालिफाई भी हो जाए। तो आपको अपनी तैयारी के दौरान अपनी इतनी बैलेंसिंग बनाकर चलनी है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई करेंगे, तभी आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप परीक्षा से आउट यानी स्किप हो जाएंगे। दूसरा आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में टोटल 9 पेपर होते हैं, टोटल 1 2 3 ऐसे करते करते टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 पेपर होते हैं जो लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक इंग्लिश कंपलसरी होता है। अदर जो हमारे अदर की बात करें तो जो सेकेंड पेपर लैंग्वेज का जो सेकेंड पेपर होता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया गया है या रिकॉग्नाइज किया गया है, उसमें से कोई आप एक सब्जेक्ट लेकर आप अपनी लैंग्वेज पेपर के साथ जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 3 से लेकर जो 9 तक जो पेपर होते हैं, वो आपके जीएस का स्कोर डिसाइड करता है, और कहीं ना कहीं वही आपके मेंस एग्जाम और इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट का कारण बनते हैं। और जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज इंटरव्यू कहलाता है, साक्षात्कार, जो 275 मार्क्स के होते हैं, और जो मुख्य परीक्षा होता है 17-15 मार्क्स के, ठीक है। तो चलिए इसको आगे समझते हैं। तो परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया कि जो यूपीसी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले सीएससी की परीक्षा है, टोटल 3 चरण में पूरा होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा यानी मेंस, और थर्ड स्टेज यानी साक्षात्कार या इंटरव्यू, ठीक है। चलिए, तो ये कितने मार्क्स के होते हैं? इसमें 2 पेपर होते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ये जीएस के होते हैं, ये होते हैं सीसेट के। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। ये 2 मार्क्स के होते हैं, ये 2.5 मार्क्स के होते हैं। ये क्वालिफाइंग होता है, ये आपके कट ऑफ निर्धारित करता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा मेंस में टोटल 9 पेपर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से ये 2 पेपर जो होते हैं, फर्स्ट 2 पेपर होते हैं, वो लैंग्वेज पेपर होते हैं, लैंग्वेज की बात करें तो इसमें भी 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश कंपलसरी होता है और दूसरा
आप कोई एक लैंग्वेज के साथ जा सकते हो, 22 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। ये फिर एक थर्ड पेपर जो होता है वो एस्से क्या होता है, एस्से का होता है जो 250 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके अलावा 4, 5, 6 और 7 ये जो पेपर होते हैं इसको कहा जाता है जीएस पेपर। 4 इसमें टोटल 4 जीएस के पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। और अंतिम जो 2 पेपर होते हैं पेपर 8 और पेपर 9 ये आपके ऑप्शनल के हो जाते हैं। ओके, चलिए। और साक्षात्कार की बात करें तो ये 275 मार्क्स का होता है। ये टोटल मार्क्स की बात करें तो जीएस पेपर जो 1, 2, 3, 4 जो 4 जीएस के पेपर होते हैं ये टोटल 250 मार्क्स ईच यानी 1000 मार्क्स के होते हैं, और ये 275 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आता है हमारा सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो क्या है। यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यूपीएससी सीएसई द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या सिलेबस दिया गया है, वो है जीएस के लिए। किसके लिए? जीएस के लिए, यानी सामान्य अध्ययन जिसको कहा जाता है जीएस पेपर 1 जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है उसमें वह सिलेबस में क्या रखे, वो क्या पूछेंगे। उन्होंने अपने आप को अपने दायरा को सीमित कर रखा है। आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन वो पूछेगा वही जो अपने सिलेबस में उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो चलिए समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको जो भी पढ़ना है वो आपको 2 चीज से रिलेटेड होना चाहिए। एक होना चाहिए राष्ट्रीय, दूसरा होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय। यानी आपको अपनी तैयारी के दौरान 2 चीज पर फोकस करना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रीय स्तर हमारे देश का हो और उसको पूरे विश्व में उसका क्या इंपैक्ट है वो भी देखते हुए पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो समसामयिक घटनाएं हैं, लाइक जो अभी करंट में चल रही है, क्या CU करंट अफेयर्स, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी करंट सिनेरियो चल रहे हैं तो उससे वो पूछेंगे सबसे पहली बात। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में उन्होंने बोला कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हिस्ट्री में हम जो पूछेंगे वो भारत का इतिहास होगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये उन्होंने मुख्य रूप से फोकस किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आपको बहुत ही गहराई से पढ़ना है, क्योंकि इन गहराई से जो फेमस पर्सनालिटी हुए हैं, जो हमारे जिन्होंने अपना योगदान दिया है, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उनमें किनका योगदान था, ये सबको आपको मुख्य रूप से फोकस करते हुए पढ़ना है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में, और एक मिनट हिस्ट्री में थोड़ा और बता दे रहा हूं कि भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को तो पढ़ना ही है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा जो अभी करंट में चल रहा हो जो इससे रिलेटेड हो तो उसको भी आपको अपडेट करते हुए पढ़ना है। क्योंकि उन्होंने पहले समसामयिक घटनाएं की बात कर दी तो उन्होंने यह बता दिया कि हम करंट को फोकस करते हुए चलेंगे कि कोई ऐसी आंदोलन जो हमारे एंशिएंट में हुए हैं, यानी हमारे अतीत में हुए हैं, अगर उसका कोई झलक अगर अभी वर्तमान में चल रहा है या कोई ऐसा सिनेरियो अभी वर्तमान में हुआ हो जो उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड हो तो उसको आप पढ़ लेना, उससे हम सवाल पूछेंगे, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की, तो भारत एवं विश्व का भूगोल वो कहां से पूछेंगे, वो भारत का भूगोल पूछेंगे और विश्व का भूगोल पूछेंगे। उसमें भारत एवं विश्व के भूगोल में क्या क्या पूछेंगे तो उन्होंने ये भी बता दिया कि भारत एवं विश्व की प्रकृति पूछेंगे, उसके सामाजिक और आर्थिक भूगोल पूछेंगे। तो भूगोल में उन्होंने सबसे अपने आप को सीमित कर दिया कि भूगोल में भारत एवं विश्व की प्रकृति के बारे में पूछेंगे, उसका नेचर पूछेंगे, उसके सोशल एंड उसके इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है मैं उस पर फोकस करके पूछूंगा। इसके अलावा इन सभी में मान लेते हैं कि कोई एक मुद्दा आया जो विश्व का है, जो अभी करंट में चल रही है, कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसा न्यूज जो भी पूरे कुछ समय से चर्चा में है। मान लेते हैं कि कोई न्यूज में लगातार कोई एक लोकेशन है जो आ रहा है तो उस पर आपको फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि उससे सवाल बनने की संभावना है, ठीक है। अगर पॉलिटी की बात करें यानी राजनीतिक शास्त्र की बात करें तो भारतीय राजतंत्र
और शासन में यानी इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है कि संविधान आपको पता होना चाहिए, राजनीतिक प्रणाली पता होना चाहिए, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे इत्यादि। यानी वो उन्होंने बोला कि आपको अपनी पॉलिटी में अपनी तैयारी के दौरान आपको ये इन चीजों पर फोकस करना होगा, संविधान पे, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकार संबंधित मुद्दे पर आपको फोकस करके पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक समझते हैं कि हाल फिलहाल अभी 25 में और 26 में असम का मुद्दा अभी चल रहा था। यानी जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर कहीं ना कहीं सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो भी आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसको जो वो क्या हो जाएंगे, हमारे समसामयिक घटना यानी करंट हो जाएंगे, तो उनको भी पॉलिटी में आपको पढ़ लेना। क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज पढ़ेंगे, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो इकोनॉमिक में क्या पूछेंगे, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। यानी इकोनॉमी में उन्होंने बताया कि इकोनॉमी में हम ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन जो पूछेंगे वो कहीं ना कहीं सतत विकास से जुड़ा होगा। क्योंकि आप जब एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो आप एक एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पर जाएंगे, तो आप ऐसा कौन से कार्य करेंगे जिससे हमारे उस क्षेत्र का सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा उस एरिया में गरीबी कम हो सके, समावेशन हो सके, जिसमें गरीब लोगों का या सभी लोगों का समावेशन हो सके, समावेशन यानी उसमें सभी लोग इंक्लूड हो जाए। इसके बाद जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या पर काम करेंगे, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। उसके अलावा आप ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन सी पहल की गई है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो सिलेबस में उन्होंने दिया है वह है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी से। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम जो पूछेंगे इस चैप्टर में पूछेंगे वो पूछेंगे जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको इकोलॉजी के विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, आपको जैव विविधता की समझ होनी चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आप एक बात समझिए कि भारत की बात करते हैं तो भारत का जो क्षेत्रफल है यानी टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो क्या सभी क्षेत्र की जो डाइवर्सिटी है एक जैसी है? तो हम कहेंगे कि नहीं। जब आप एज ए सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपके देश के कोने कोने में हर एक स्टेट में जाकर आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो वहां की डाइवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए। इसलिए जैव विविधता आपको पढ़ना है। जलवायु परिवर्तन पढ़ना है, क्योंकि जलवायु अभी हम औद्योगिक युग से मॉडर्न एज में जी रहे हैं, तो यहाँ पर जलवायु संबंधी समस्या उत्पन्न होती रहती है, तो आपको उसकी भी जलवायु की समझ होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, प्रदूषण जैसी समस्या चल रही है, वाटर की समस्या चल रही है, एयर पोल्यूशन, ये सब की जो समस्या चल रही है, तो उसमें को भी आपको प्रॉपर पढ़ लेना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, उसके अलावा जो सामाजिक विज्ञान पढ़ लेना 9th-10th लेवल की, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। और इन सभी को, सबसे बड़ी बात, इन सभी को करंट से अपडेट करते हुए पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उसके अलावा सीसेट की बात करें, सीसेट यानी जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 2 है, पेपर 2 सीसेट कहलाता है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 33% मार्क्स कंपलसरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स, क्वालिफाइंग। ठीक है,
तो इसका सिलेबस उन्होंने दिया है बोधगम्यता यानी कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने बोला कि बोधगम्य यानी कॉम्प्रिहेंशन से सवाल पूछेंगे। इसके अलावा संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल यानी इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स, स्किल से सवाल पूछेंगे। तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से सवाल पूछेंगे। निर्णय लेना और समस्या समाधान एनालिटिकल एबिलिटी, कल एबिलिटी से सवाल पूछेंगे। मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता यानी इसको समझने का पड़े डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से सवाल पूछेंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट सवाल पूछेंगे वो कहीं ना कहीं आपका होगा आधारभूत संख्यन, जिसमें संख्याएं और उसके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10 किस 10th लेवल की, आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता वो भी 10th लेवल की। यानी इसको आप इंग्लिश में समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं, जनरल जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेंसी। न्यूमरेंसी, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस, परीक्षा के सिलेबस। अगर इसकी तैयारी के दौरान क्या एक बात और समझ में आना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा, एक मिनट, प्रारंभिक परीक्षा, परीक्षा सी सेट और मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग अलग स्टार्ट करें या एक साथ स्टार्ट करें। तो मैं कहूंगा कि सी सेट को अभी छोड़ दीजिए। अगर 2027 में देना है आपको अटेम्प्ट, एक मिनट, अगर 2027 में अटेम्प्ट देना है, 2027 में अटेम्प्ट देना है तो आप सीसेट की स्टार्टिंग आप कर सकते हैं नवंबर से, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करेंगे तो भी आपकी तैयारी सीसेट की प्रॉपर हो जाएंगे 3 से 4 महीने में, ठीक है। जो आपका जीएस यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस का पेपर आता है, तो जीएस के लिए आप तैयारी स्टार्ट करेंगे मेंस के साथ, मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे, पीटी ऑटोमेटिक होते चली जाएंगे, उसके लिए कहीं अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस करंट अफेयर पे फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में उन्होंने सबसे पहले अगर देखोगे तो सबसे फर्स्ट लाइन में उन्होंने बोल दिया समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स। चाहे आप कुछ ही पढ़ लो लेकिन उसको करंट अफेयर से इंटरलिंक करते हुए पढ़ना, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और मेंस के आंसर राइटिंग के दौरान आपको एक नए डायमेंशन, जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते समय जब आप करंट सिनेरियो को ऐड ऑन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स उस पर मिलेंगे। चलिए अब मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम की बात करें तो मैंने आपको पहले बता दिया है, मुख्य परीक्षा सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा चरणों में एक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को शामिल किया जाता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो आपके कहीं ना कहीं आपके जो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए टोटल आपको कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, 9 पेपर में से 7 पेपर, 7 इंटू 2.250 एंड 275, इसको समझेंगे 750 ये हो गए और 275, इतने
25 यानी टोटल मार्क्स इतने मार्क्स के पेपर होते हैं। लेकिन आप इसका अगर आप थाउजेंड्स प्लस स्कोर भी कर लेते हैं तो आप अपनी जो ड्रीम्स होंगे उसको पूरा कर लेंगे। क्योंकि कभी भी जो मैक्सिमम जो अगर आप प्रीवियस ईयर के जो आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, उनका अगर टोटल मार्क्स चेक करोगे तो थाउजेंड्स 1000 से 1050 के आसपास ही कहीं ना कहीं रहा है। ठीक है, तो अगर इतना भी मार्क्स अगर इसमें से इतना मार्क्स या अगर 950 मार्क्स भी आप ऑब्टेन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी प्रकार की सर्विस मिल जाएगी। लेकिन आप 1000 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेते तो आपको एक बेस्ट सर्विस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिखित परीक्षा में टोटल 9 पेपर होते हैं जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, चलिए समझते, इसको इरेज कर देता हूं, फिर थोड़ा समझाता हूं इसमें। चलिए, तो टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर कौन कौन सा होता है चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसकी बात करें तो ये होते हैं 2 पेपर लैंग्वेज के। लैंग्वेज के जो एक पेपर होता है 1 2, ये जो पेपर होते हैं एक कंपल्सरी इंग्लिश, कंपल्सरी इंग्लिश। इसके बाद जो सेकेंड होता है इसमें हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज दिए गए हैं, उसमें से कोई आप एक लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जो थर्ड पेपर होता है जो होता है एस्से का, एस्से का ये टोटल दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं, 300 ईच। इसमें भी आपको 25% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ठीक है, एस्से के पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा 4 5 6 7 ये जो 4 पेपर होते हैं वो जीएस के होते हैं। क्या होते हैं? जीएस के 4 पेपर, पर पेपर 250 मार्क्स के होते हैं यानी 1000 मार्क्स के होते हैं। एक बात इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता इन सारों में। ठीक है, इन सभी में निगेटिव मार्किंग नहीं होते, बट इसमें आपके प्रॉपर राइटिंग स्किल्स निर्भर करता है कि आप किस तरह के आंसर राइटिंग करते हो और किस तरह से अपने कॉपी में एक न्यू डायमेंशन देते हो, जिससे जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे वो आपको जो सबसे ज्यादा नंबर दे सके। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट 2 पेपर होते हैं, पेपर नंबर 8 और 9, ये ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल पेपर जो आपको ये भी कंपलसरी होता है, लेना होता है। टोटल 500 मार्क्स के होते हैं दोनों पेपर, 250 मार्क्स इच, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कि मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन 1 यानी पेपर जीएस पेपर 1 है, उसका सिलेबस क्या कहता है, यानी कौन सा पेपर, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं। जीएस पेपर जो नॉर्मल पेपर 4 होते हैं और जीएस पेपर 1 जो कहलाता है, इसको जो पेपर 4 होते हैं वो मेनली जीएस पेपर 1 होते हैं। पेपर 5 जो होते हैं जीएस पेपर 2 होते हैं। जो पेपर 6 होते हैं वो जीएस पेपर 3 होते हैं। और जो पेपर 7 होते हैं वो जीएस पेपर 4 होते हैं। ठीक है, तो हम अभी बात करने जा रहे हैं जीएस पेपर 1 की। ठीक है, ठीक। तो जीएस पेपर 1 में उन्होंने सबसे पहले मेंशन कर रखा है कि इसमें हम जो पूछेंगे वो पूछेंगे हिस्ट्री से सवाल, हिस्ट्री से पूछेंगे, ज्योग्राफी से पूछेंगे और समाज सोशियोलॉजी, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, 1 मिनट, सोशियोलॉजी से सवाल पूछेंगे। इसमें सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि भारतीय विरासत, संस्कृति और विश्व के इतिहास, भूगोल और समाज शास्त्र हम सवाल पूछेंगे। भारतीय विरासत जैसे कि हमारे द्वारा अभी अगर हम अपने विरासत की बात करें तो एंशिएंट यानी प्राचीन समय की वो सारी, चाहे वो गुफा हो सकती है, कोई
घर हो सकते हैं या कोई ऐसा किला हो सकता है। वो सारे चीज जो आज हमारे लिए एक संस्कृति के रूप में है तो वो हमारे विरासत के रूप में आते हैं। तो भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र से सवाल वो पूछेंगे पेपर 1 में। तो उसका सिलेबस क्या कहता है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू शामिल होंगे। यानी उन्होंने सबसे पहली लाइन में उन्होंने ये कह दिया कि हम प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक में क्या कवर करेंगे, कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला। ये 3 चीजों पर उन्होंने फोकस किया है कि कला का स्वरूप क्या था, जिन्होंने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल में परिवर्तन, कला में क्या क्या परिवर्तन हुए उससे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए उससे डायरेक्ट सवाल पूछेंगे। और वास्तुकला में क्या क्या परिवर्तन हुए उसको हम डायरेक्ट पूछेंगे। ठीक है। अगर कोई ऐसी वास्तुकलाएं, ऐसा कोई साहित्य या ऐसा कोई कला का रूप जो भी वर्तमान में चर्चा में है या कहीं से प्राप्त हुए हैं, उत्खनन के दौरान कहीं से भी प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आपको करंट अफेयर के साथ अटैच होकर चल पड़ना पड़ेगा। दूसरी है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। इसका मतलब क्या है, 18वीं शताब्दी के मध्य से, 18वीं शताब्दी के मध्य आने का मतलब क्या है, 18वीं शताब्दी यानी 1701 से लेकर 1799, ये होता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी तो 18वीं शताब्दी का मध्य क्या हो जाएगा, 18वीं शताब्दी का मध्य यानी 1750, यानी 1750 के बाद और वर्तमान समय तक, आज तक आधुनिक भारतीय इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुए, उसमें कौन कौन से जिन्होंने ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपना योगदान दिए और उसके विषय क्या थे, इस पर आपको फोकस करते हुए चलना है। तो हमें 2 चीज समझ में आई। एक आई कि हमें कला का रूप पर फोकस करना है, साहित्य पर फोकस करना है और वास्तुकला पर फोकस करना है। दूसरी, 1750 के बाद जो हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जो व्यक्तित्व उसमें योगदान दिए और उसका विषय क्या था, इस पर हमें फोकस करते हुए चलना है। ठीक है। उसके बाद हमें जो थर्ड है उसमें फोकस करना है स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम कहीं ना कहीं 18वीं शताब्दी के मध्य से ही शुरू हुआ था, 1757 के युद्ध से शुरू हो गया था, लेकिन 1857 के बाद मेनली हम लोग पढ़ेंगे इसमें 1857 के बाद से। तो स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण को पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम कितने चरण में पूरा हुआ, देश के विभिन्न भागों में अपना और इसमें अपना योगदान देने वाले व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न कोने से जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनका नाम, उनका योगदान क्या था, किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, उसको भी हम महत्वपूर्ण देंगे, ये महत्व देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है। तो थर्ड लाइन हमें कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम और उसके विभिन्न चरण को पढ़ेंगे। इसके अलावा इन स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरणों में जिन जिन व्यक्तियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके योगदानों को भी समझते हुए उनके क्या क्या योगदान रहे हैं उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ। यानी अगर आपको पता होगा तो स्वतंत्रता के पश्चात हमें वह क्षेत्र मिले जो इस पर अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता से पहले हमारे देश पर देसी रियासतों का शासन था। तो उन सभी को मिलाकर भारत देश बनाना कहीं ना कहीं एक मुश्किल टास्क था। तो इसके लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया कि हमारे देश में आजादी के बाद, आजादी कब हुआ, 1947 में जब हम आजाद हो गए, तो आजादी के बाद देश में जो एकीकरण करने का काम किया वो किन्होंने किया, उनका एक हमारे देश के अंदर जो देसी रियासतें थी उनका एकीकरण कैसे हुआ और उनका पुनर्गठन कैसे हुआ, इसको हम मेन फोकस देते हुए पढ़ेंगे। ठीक है। और आपको मेन फोकस भी देना है। इसके अलावा विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी तथा उसके बाद की घटनाएं, यानी आप यहां पर एक चीज समझिए कि जो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है वो 18वीं सदी और उसके बाद की घटनाएं पढ़नी है, ना कि उससे पहले की। ठीक है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप बिना सिलेबस के पढ़ते तो आप वर्ल्ड की हिस्ट्री आप कहां से शुरू करते,
तो इसलिए ये आपको सिलेबस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में बोल दिया कि विश्व के इतिहास में हम वहां से पूछेंगे, कहां से, 18वीं शताब्दी के बाद की घटना है, जो जिसमें हमारे विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय सीमाएं का पुनर्गठन हुआ, पुनर्सीमांकन हुआ, ठीक है, उपनिवेशवाद आया, उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई, राजनीतिक दर्शन का उदय हुआ, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, उसके रूप और उसके समाज पर प्रभाव को समझेंगे। यानी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा फोकस नहीं करते हुए आपको कुछ एरिया को फोकस करना है। 18वीं शताब्दी के बाद, 18वीं सदी के बाद से जो मेन हुए हैं, जैसे मेन घटनाएं हुए हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई है, एक मिनट, ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति जो हुई है, विश्व युद्ध जो हुआ है, और राष्ट्रीय सीमाएं का जो पुनर्सीमांकन हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि वर्ल्ड के इतिहास में पहले कहीं ना कहीं आपको एक ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता आपको देखने को मिलती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो उसका अंत कैसे हुआ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ऐसी कौन से कारण थे जिन्हें विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का कारण बने, विश्व युद्ध क्यों हुआ, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन कैसे हुआ, उपनिवेशवाद क्या था, उपनिवेशवाद की समाप्ति कब हुई, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद का उदय कैसे हुआ, और उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े, इसको भी आपको मेन फोकस करके पढ़ना है। उसके बाद समाज की बात करते हैं। भारतीय समाज में मुख्य विशेषता भारतीय विविधता है। आपको भारतीय विविधताएं की बात करते हैं, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो इसकी मुख्य विशेषताएं रही हैं विविधताएं, तो इसको भी आपको विविधता को, भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको भी समझते हुए पढ़ना है। इसके अलावा महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण एवं समस्याएं तथा उसके रक्षोपाय। आपको जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो आपको महिला की भूमिका, हमारे इतिहास अगर बात करते हैं, महिला, हमारे इतिहास में महिलाओं की भूमिका क्या रही है, ऐसे कौन कौन से संगठन हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या के संबंधित कौन कौन से मुद्दे हुए उसको भी देखेंगे। गरीबी और विकासात्मक विषय, यानी गरीबी, हमारे देश में गरीबी से उत्थान के लिए कौन कौन से विकासात्मक विषय चलाए गए उसको समझेंगे। शहरीकरण और उसके समस्याएं, हमारे देश में शहरीकरण का विकास हुआ, तो विकास होने के बाद उनकी क्या क्या समस्याएं आई उनको भी समझेंगे, और उसके रक्षा के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उनको भी समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। जब भूमंडलीकरण हुआ तो इसका इंपैक्ट भारतीय समाज पर क्या देखने को मिला, इंडियन सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट देखने को मिली वो उसको भी समझेंगे। इसके अलावा सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और पंथ निरपेक्षता को भी समझेंगे। सामाजिक सशक्तिकरण कहने का मतलब क्या है कि समाज में महिलाओं को या पुरुषों को सशक्त बनाने के लिए हमारे ऐसे कौन कौन से संस्थाएं थे जिन्होंने कार्य किया उसको पढ़ना है। संप्रदायवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था उसको समझना है। क्षेत्रवाद क्या था, इसने अपने इनकी क्या योगदान रही है। पंथ निरपेक्षतावाद क्या है, पंथ निरपेक्षता कहने का मतलब है कि देश के अंतर या देश के अंदर कोई अपना धर्म नहीं होगा, देश सेकुलर होगा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य समस्या, उसके भूगोल की बात करते हैं, तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या रही है। अगर भूगोल की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि भूगोल में हम वो पूछेंगे कि विश्व के जो हमारे विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषता क्या रही है। एक हुए टॉपिक हो गए विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यानी जो विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हमें कहां किन रूपों में देखने को मिलता है उनको फोकस करते हुए हमें पढ़ना है। दक्षिण एशियाई भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते हुए, जिसमें दक्षिण एशिया को शामिल करते हुए चलना है, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए चलना है। उसके अलावा विश्व, भारत सहित
विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। इसके अलावा आपको ये भी फोकस करना, विश्व में और भारत में दोनों में जो प्रारंभिक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो उद्योगों को स्थापना के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या है, उनको भी फोकस करते हुए पढ़ना है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं भूगोल में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। इसमें आपको पढ़ना है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं एवं उसके स्थान अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं को भी समझेंगे। जल स्रोत एवं हिमावरण यानी जल स्रोत, हमें किन किन रूपों में जल स्रोत में हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर देखने को मिलेगा, आप देखोगे तो भारत की और पूरे विश्व की जो 95% जो हिमालयाज थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। इसके पीछे का रीजन क्या था, कहीं ना कहीं क्लाइमेट थी। तो इसको भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा वनस्पतियां और प्राणी जगत की विशेषताओं को समझेंगे। इसके अलावा उसके प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर इसमें एक चीज देखने को मिलेंगे कि जल स्रोत की कमी और हिमावरण ने कहीं ना कहीं वनस्पतियां और प्राणी जात पर किस प्रकार को इंपैक्ट देखने को मिले हैं, उसको भी समझेंगे। ठीक है, ये रहे हमारे जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं। तो इसमें आपको सिलेक्टेड पढ़ने, सबसे पहले आपको कुछ चीज पढ़ने, वह है हिस्ट्री में कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला पर ध्यान देना है। इसके अलावा 1750 के बाद जो जो घटनाएं हुए इतिहास में, जो से लेकर आज तक वर्तमान में जो जो घटनाएं हुए, उसमें कौन किन व्यक्तियों ने योगदान दिया, उनके विषय क्या थे, उनको पर ध्यान देना है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम और उसके चरण को ध्यान में रखते हुए उनमें योगदान देने वाले व्यक्ति और उसका योगदान क्या रहा है, उसको समझना है। उसके बाद देश के अंतर्गत एकीकरण और पुनर्गठन पर ध्यान देना है, देते हुए पढ़ना, ज्यादा ध्यान देते हुए पढ़ना है। उसके अलावा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमा का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद की उदय और समाप्ति। ठीक है, इसके अलावा समाज पर उसके प्रभाव को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके मुख्य विशेषताएं, भारतीय समाज की क्या विशेषता रही है, उसकी विविधताएं क्या रही है, उसको समझेंगे। महिलाओं की भूमिका क्या रही है। इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए कौन कौन से संगठन बनाए गए हैं, जनसंख्या और उसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से जुड़े कौन कौन से मुद्दे हुए, उनको समझेंगे। गरीबी को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, उसको समझेंगे। शहरीकरण एवं उससे शहरीकरण हुआ तो शहरीकरण से क्या समस्याएं जन्म ली, उसको समझेंगे। और उसकी रक्षा के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, वो समझेंगे। उसके बाद भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण के प्रभाव को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और सशक्तिकरण, सांप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और पंथ निरपेक्षतावाद को समझेंगे। उसके अलावा भौतिक भूगोल की विशेषताओं को समझना है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो भारत के साथ साथ विश्व में जो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है, उसको समझते हुए भारत के में और विश्व में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की स्थापना के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से थे, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भूकंप, सुनामी, चक्रवात, हलचल, जो भूभौतिक घटनाएं हैं वो क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। भौतिक विशेषताओं को समझेंगे। उसके अलावा जल स्रोत और हिमालयों के कारण वनस्पति और प्राणी जात पर क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और इस पर आपको फोकस भी करना है। चलिए अब आता है हमारा जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 मेनली इसमें आते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। चलिए, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भारतीय शासन पढ़नी है, संविधान पढ़ने, शासन प्रणाली पढ़नी है, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने हैं। ठीक है, जो मैंने पहले बता दिया। इसमें आपको फर्स्ट जो यूनिट में आपको उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान को पढ़ना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके ऐतिहासिक आधार क्या थे, इसके विकास कैसे हुए, इसकी विशेषता क्या है, इसमें कब कब संशोधन हुए, इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, इसकी बुनियादी ढांचा क्या है, इसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
और इस पर आपको विशेष ध्यान भी देना है। इसके अलावा संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विशेष चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां, वित्त का हस्तांतरण और चुनौतियां, इसको समझेंगे। क्योंकि जो हमारा सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में कहा गया है संघ और राज्यों के बीच जो कार्यों का बंटवारा किस आधार पर होगा, केंद्र और राज्यों में के क्या उत्तरदायित्व तो होंगे, इसके संघीय ढांचे क्या होंगे, इसमें कौन ऐसे विषय होंगे जो राज्य के पास होंगे, कौन ऐसे विषय होंगे जो केंद्र के पास होंगे, ऐसा होने पर उस पर चुनौतियां क्या आएंगी, इसको समझते हुए आपको स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण कैसे होगा और होगा तो इसमें क्या चुनौतियां आएंगी, इसको फोकस करते हुए आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण एवं विवाद नियंत्रण तंत्र एवं संस्था। उसके अलावा जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में कहा गया है कि अगर ऐसा होता है, अगर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, वित्त का हस्तांतरण किया जाता है, तो इसमें क्या क्या जो विवाद होंगे, अगर कुछ विवाद होते हैं उसका नियंत्रण तंत्र क्या होगा, वो कौन सी संस्थान होंगी जो इसको नियंत्रित करेंगे, तो इसको फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद जो फोर्थ यूनिट है उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान या भारतीय संवैधानिक योजना एवं अन्य देशों के साथ तुलना। हमारी भारतीय संवैधानिक योजनाओं को अन्य देशों के साथ तुलना करते हुए चलना है, जैसे ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है संसद और राज्य विधायिका। संसद और राज्य विधायिका को पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी संरचना को पढ़ना होगा, इसके बाद कार्य को पढ़ना पड़ेगा, इसके कार्य संचालन को पढ़ना पड़ेगा, उसकी शक्तियां पढ़नी पड़ेगी, उसके विशेषाधिकार क्या है उसको समझते हुए इसके उत्पन्न होने के विषय क्या है और इसके उत्पन्न होने वाले विषय क्या है, यानी संसद और राज्य विधायिका का संरचना क्या होगी, उस किस प्रकार से बनाया गया है, वो कार्य क्या करता है, उसके कार्य क्या है, वो कार्य का संचालन कैसे करता है, शक्तियां क्या है, उसके विशेषाधिकार क्या है, किन किन क्षेत्रों में अपना अधिकार ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, और उससे उत्पन्न होने वाले विषय कौन कौन से हैं, इसको इस चैप्टर इस यूनिट में पढ़नी है। उसके बाद कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना पढ़नी, उसके संगठन पढ़ने, उसके कार्य पढ़ने, यानी सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक एवं अनौपचारिक संघ, शासन प्रणाली में उसकी भूमिका, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना कैसी है, संगठन एवं कार्य को समझते हुए उसके प्रभावक समूह यानी इसके प्रभाव क्षेत्र क्या होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक संघ या शासन प्रणाली की भूमिका क्या रहेगी, इसको समझते हुए आगे बढ़ना। फिर जब गवर्नेंस की बात आती है तो आती है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी। ठीक है। इसको कहा जाता है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की विशेषता क्या थी, इसको समझेंगे। इसके अलावा विभिन्न संवैधानिक पदों की नियुक्तियां, संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व को समझेंगे। इसके अलावा सांविधिक एवं विनियामक, विभिन्न अर्ध न्यायिक संस्थान जो सेमी गवर्नमेंट यानी क्वासी फेडरल जो हमारी यूनिट है उसको भी समझते हुए हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा सरकारी नीतियां, विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप और अविकल्प कार्यान्वयन और उत्पन्न विषय पर आपको ध्यान देना है। इसके अलावा विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघों, दानकर्ताएं, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागण एवं अन्य पक्षों को भूमिका क्या रही है, यानी सबसे पहले विकास प्रक्रिया के दौरान या जो विकास उद्योग की स्थापना हुई है, जिन्होंने विकास के लिए कार्य किए वो कौन कौन से समूह थे, संगठन थे, कौन कौन से दानकर्ता हुए जिन्होंने अपना योगदान दिया है, कौन कौन से ऐसे लोग थे, संस्था थी जिन्होंने लोगों के उपकार के लिए कार्य किया है, उस संस्था को पढ़ेंगे और उनके अन्य पक्षों को पढ़ के हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या रही है, यानी केंद्र के लिए और राज्य के लिए जो जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उसके कार्य निष्पादन, जो योजनाओं के लिए कार्य निष्पादन और जिससे जो संवेदनशील वर्गों की रक्षा हो सके, यानी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उसका योजनाओं का कार्य निष्पादन सही से हो जिससे जो संवेदनशील वर्ग है उसकी रक्षा हो सके। इसके लिए विधि तंत्र की स्थापना, संस्था और निकाय की स्थापना की बात करेंगे, इसमें पढ़ेंगे।
उसके अलावा स्वास्थ्य को पढ़ना, शिक्षा, मानव संसाधनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं, जिम्मेदार कारक क्या क्या हो सकते हैं, उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा गरीबी भुखमरी के पीछे का रीजन पढ़ना है, गरीबी भुखमरी से बचने के उपाय को समझना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए ई गवर्नेंस के कुछ मॉडल, सफलता, सीमाएं को समझते हुए नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेहिता या संस्थागत भूमिकाओं को समझेंगे। यानी कि सीधा सीधी बात सुनो, अगर शासन व्यवस्था में अगर पारदर्शिता आती है, जवाबदेहिता आती है, तो कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार बढ़ जाती है। तो उसमें ई गवर्नेंस के जो मॉडल्स थे वो कहीं ना कहीं कितना सफल हुए हैं, उसकी सीमाएं क्या थी, इसके लिए नागरिक के लिए कौन कौन से चार्टर या चार्टर थे, पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गए, उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा लोकतंत्र में सिविल सेवा की भूमिका क्या रही है, यानी लोकतंत्र में जो सिविल सेवक हुए हैं उसकी भूमिका क्या रही है, उसको आपको समझते हुए पढ़ने आगे बढ़ना है। उसके भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध पढ़ने, जैसे भारत चीन के साथ संबंध, भारत पाकिस्तान का संबंध, भारत भूटान का संबंध, भारत नेपाल का संबंध, भारत बांग्लादेश के साथ संबंध, भारत श्रीलंका के साथ संबंध, आपके पड़ोसी देश के साथ संबंध पढ़ने। इसके अलावा आपको भारत अमेरिका संबंध पढ़ने, भारत रूस संबंध पढ़ने, भारत जापान संबंध पढ़ने, जो मेजर कंट्रीज है उसके साथ हमारे रिलेशन क्या हो सकते हैं, उसके संबंध को पढ़ना है, या उसके साथ हमारा संबंध अभी कैसा, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। उसके अलावा हम द्विपक्षीय ऐसे कौन कौन से द्विपक्षीय संबंध को पढ़ेंगे, जो चाहे वो क्षेत्रीय हो या वैश्विक हो, जो कहीं ना जो किस तरह भारतीय हितों को प्रभावित करेंगे, उसको भी समझते हुए आगे बढ़ना है। उसके अलावा भारत के हितों का विकास के लिए विकासात्मक नीतियां कौन कौन सी हो सकती है, जिसका प्रभाव हमारे देश के नागरिक को, प्रवासी को, सभी को मिले। इसके अलावा इन सभी क्षेत्र के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन कौन सी है, उसका मंच कौन कौन सी है, उसका संरचना क्या है, उसका अधिदेश क्या है, अध्यादेश या अधिदेश क्या है, उसको समझते हुए हमारा ये पेपर 2 समाप्त होता है। तो आपको इसमें मेनली आपको यही फोकस करना है कि जो भारतीय संविधान, सबसे फर्स्ट यूनिट में आपको संविधान को समझना है, उसके आधार, उसके विकास, उसके संरचना, उसके संगठन, उसके कार्य, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। उसकी चुनौतियां क्या होगी, उनके द्वारा बनाए गए जो शासन व्यवस्था क्या होंगी, संसद और राज्य विधान के विधायिका के कार्य क्या होंगे, उसकी विशेषता क्या होगी, शक्तियां क्या होगी, उसके कार्य संचालन क्या होंगे, उसके विशेषाधिकार क्या है, किस विषय पर वो कानून बना सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक संघ क्या होंगे, शासन प्रणाली क्या होगी, इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। उसका देश राज्यों के बीच संबंध, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संबंध, देश और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंध। उसके अलावा आपको शिक्षा, मानव संसाधन, मानव कल्याण के लिए जो कार्य किए गए, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। थर्ड यूनिट आती है जिसमें आपको मेनली आती है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स साइंस एंड टेक। ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी करके ऐसे कुछ चैप्टर आते हैं। ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट आते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इससे भी ये आते हैं टोटल 4। ठीक है। तो सबसे पहले प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन। इसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी में रख लीजिए, डिजास्टर में डीएम। ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में इसमें क्या क्या बात या क्या क्या टॉपिक जिन्होंने बोर्ड ने दिया है, आपको उस पर फोकस करते हुए पढ़ना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत स्मूथ और आसानी से बढ़े और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली यूनिट में उन्होंने बोला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। यानी फर्स्ट यूनिट में उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं
योजना, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को बेटर करने के लिए ऐसे कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई, ऐसे कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, उसको समझना है। फिर संसाधन की जुटाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए जिससे भारत की प्रगति हो सके, विकास हो सके और रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सके, इसको भी आपको समझते हुए पढ़ना है। उसके अलावा आपको यह समझना होगा कि सतत समावेशी विकास और सतत विकास के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वो क्या है उसको समझते हुए उससे उत्पन्न विषय समझने हैं, उसके बाद सरकारी बजट पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख फसल पढ़नी है, उसके अलावा फसलों के लिए फसलों का पैटर्न पढ़ना है, सिंचाई के लिए बनाई गई सिंचाई प्रणालियों को समझना है, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन, विपणन, इसको संबंधित हुए उसकी विषय और बाध्यताओं को समझते हुए किसान के लिए सहायता के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ई प्रौद्योगिकी क्या हो सकती है, इसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम एमएसपी, न्यूनतम समर्थक मूल्य, उसके अलावा जन वितरण प्रणाली, कार्ड सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधित अर्थशास्त्र, ये भी आपको समझते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, इसके लिए कार्य क्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और निची उपेक्षाएं, खाद्य श्रृंखला आपूर्ति, इसको भी समझना है, इसके प्रबंधन को समझते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा भारत की भूमि सुधार, भारत में आजादी के बाद भारत को में भूमि सुधार के लिए ऐसे कौन कौन से कार्य किए गए, इसको समझते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा उदारीकरण के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने, कि जब हम भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के किए तो इसमें हमारे देश में क्या प्रभाव देखने को मिले, तो इसको भी आपको समझना है। औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, औद्योगिक विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको समझना है। यानी उदारीकरण का औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको भी आपको समझना है। इसके अलावा बुनियादी ढांचा जैसे ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि के विकास, निवेश मॉडल, भारत में जो निवेश मॉडल है उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। उसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उसका अनुप्रयोग क्या, उसका यूज क्या है हमारे रोजमर्रा यानी हमारी जिंदगी पर उसका क्या प्रभाव, विज्ञान या प्रौद्योगिकी का, विज्ञान के आने से हमारे जीवन में क्या बेहतर हुए, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय की उपलब्धि क्या रही है, देशज रूप में प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक में भारतीयों की भूमिका क्या रही है, इसको समझना है। इसके अलावा आपको सूचना एवं प्रौद्योगिकी पढ़नी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़नी है, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बौद्धिक संपदा आदि जागरूकता पढ़नी है आपको। इसके अलावा संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण, पर्यावरण प्रभाव पर आकलन को समझना है। आपदा और आपदा प्रबंधन को पढ़ना है। आपदा और आपदा प्रबंधन में चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, चक्रवात हो या ज्वालामुखी विस्फोट हो, उसको समझते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा विकास और फैलते उग्रवाद को भी संबंध पढ़ना है, यानी जैसे जैसे विकास हो रहा है तो उससे जो उग्रवाद बढ़ रहे हैं उसके बीच क्या संबंध हो सकते हैं, उसको भी आपको आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौती है, जो शासन विरोधी तत्व है, उसकी भूमिका आपको समझते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। इसके अलावा संचार नेटवर्क क्या है, जिसे संचार नेटवर्क के माध्यम से इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम पड़ सकते हैं, साइबर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक नेटवर्क, इन सभी पर आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। धन शोधन कानून, ठीक है, धन शोधन या इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, इसको आपको समझना है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में क्या क्या चुनौती है, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करता हूं, जब हम भारत की बात करते हैं तो ऐसे भारत हमारा है, ऐसे करके भारत हमारा, ठीक है। तो जो सीमावर्ती, इस सीमा के आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसके साथ इन क्षेत्रों में क्या क्या चुनौती देखने को मिलती है उसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद वहां पर प्रबंधन, सामाजिक अपराध, संगठित अपराध, आतंकवाद के बीच संबंध को समझते हुए सुरक्षा बल एवं संस्थाएं
एवं उसके अधिदेश क्या है, इसको समझते हुए हम अपने सामान्य अध्ययन पेपर 3 जीएस पेपर 3 है इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज आपको प्रॉपर ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम जीएस पेपर 4 की बात करें तो जीएस पेपर 4 मेनली इथिक्स है। इथिक्स में जो मेनली आते हैं नीति शास्त्र से, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से सवाल आते हैं, जिसमें केस स्टडी हो सकते हैं और कुछ सवाल आते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला में क्या है। इस पेपर में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषय के प्रति उसकी अभिवृत्ति एवं उसके दृष्टिकोण, समाज के आचार व्यवहार के में विभिन्न मुद्दे, सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर मनोवृत्ति एवं परीक्षण, आयाम निर्धारित करने के लिए पेपरों एवं के मामलों से केस स्टडी के माध्यम से उनको चुनना होगा। यानी इस पेपर के माध्यम से वह उम्मीदवारों से उनकी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उनकी अभिवृत्ति, उनके आचरण, उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया जाता है। ये एक केस स्टडी के माध्यम से मान लेते हैं कि आपको एक केस दे दिया गया और इस केस पर आपका पर्टिकुलर अप्रोच क्या है, आप क्या सोचते हो, आपके निर्णय क्या होंगे, उसको आपको इससे चेक किया जाता है। ठीक है, दूसरा है नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र और मानव के साथ क्या संबंध है, दोनों में आपस क्या संबंध है, उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसमें क्या है, मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का सार तत्व, उसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी कारणों का निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल, महान नेता, सुधारक, प्रशासनिक जीवन, उपदेशों में शिक्षा, मूल निर्धारित करने वाले परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका को समझेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, नीति शास्त्र और मानव सहसंबंधों को चर्चा करेंगे। आपको समझना होगा कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपके लिए सही होते हैं, आपके परिवार के लिए सही होते हैं, लेकिन वो समाज के लिए गलत हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना गलत है, पर अगर आप किसी के दबाव में आकर करते हो या फिर आप ऐसे परिस्थिति में पड़ जाते हो जहां पर चोरी करना एक आवश्यकता बन जाती है, तो आपके लिए वो चोरी तो नहीं होगी, लेकिन समाज के लिए वो चोरी ही होगी। तो आपको नीति शास्त्र में आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई काम अगर हमारे लिए सही है तो समाज के लिए भी सही हो, कोई काम हमारे लिए गलत है तो वो समाज के लिए भी गलत हो। तो इसको समझते हुए आपको यह और समझना है कि नीति शास्त्र के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, निजी क्षेत्र पर या सार्वजनिक क्षेत्र पर। इसके लिए मानवीय मूल्य क्या कहते हैं, महान नेताएं, समाज सुधारक एवं प्रशासनिक जो उपदेश है वो कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसके मूल को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, या जो समाज क्या कर रहा है और शैक्षणिक संस्थान है जो इनके मूल को विकसित करने का कार्य कर रही है, तो ये क्या कर रही है। ठीक है, इसके अलावा अभिवृत्ति की बात करते हैं, में सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण और नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण को समझते हुए आगे बढ़ना है। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित और गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा, प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदनशीलता। यानी इस टॉपिक में आपको बताया गया है, इस यूनिट में आपको बताया गया है क्या अगर आप जब सिविल सेवा में जाओगे तो अभिवृत्ति एवं बुनियादी मूल जैसे सत्यनिष्ठा और भेदभाव रहित होना चाहिए। यानी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, किसी की तरफदारी नहीं कर सकते हो, आपको जो भी कार्य करना पड़ेगा निष्पक्षता के साथ करना पड़ेगा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पित भाव से होकर करना पड़ेगा, कमजोर वर्गों के प्रति आपको सहानुभूति रखनी होगी, सहिष्णुता और संवेदनशीलता भी रखनी होगी। ठीक है, इसके अलावा भावनात्मक समझ की बात करते हैं तो अवधारणा, प्रशासनिक और शासन व्यवस्था में उपयोग एवं प्रयोग की बात करते हैं। इसके अलावा भारत एवं विश्व के नैतिक विचार और दार्शनिकों के क्या योगदान रहे, यानी विश्व बात कर इस यूनिट में क्या कहा गया उसको पहले समझते हैं। सबसे पहले भारत एवं विश्व में जो विचारक हुए हैं या जो दार्शनिक हुए हैं वो नैतिकता के क्षेत्र में या सत्यनिष्ठा
के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया उसको समझते हुए आपको पढ़ना है। इसमें कुछ जैसे ओशो, आपको महात्मा गांधी, इसके अलावा आपको सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। इसके अलावा लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा के मूल्य क्या थे, नीति शास्त्र, उसकी समस्याएं, सरकारी एवं निजी संस्थाएं जिन्होंने इसके लिए कार्य किया है, नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए नियम विनियम क्या हो सकते हैं, शासन व्यवस्था में नीति परख और नीति मूल्य सुदृढ़ीकरण के लिए क्या किया जा सकता है, नैतिक मुद्दे क्या हो सकते हैं, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था क्या हो सकती है, ये सब कुछ समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा शासन व्यवस्था में ईमानदारी होनी चाहिए, लोक सेवा में की अवधारणा जैसे शासन व्यवस्था में ईमानदारी की दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, उसके बाद गुणवत्ता, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीतिपरकता का आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक नीति का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती, इन सभी को आपको केस स्टडी के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा। तो इन सारे से जो सवाल आते हैं, चाहे वो नीति शास्त्र से हो या सत्यनिष्ठा हो या अभिवृत्ति से हो, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके लिए, एक केस स्टडी के फॉर्मेट में आपके लिए आते हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 की बात। अब आते हैं जो हमारे लास्ट 2 पेपर होते हैं, जो होते हैं 8 और 9। 8 और 9 में जो मेनली जो आते हैं, ये दोनों ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल कहने का मतलब है कि वो सारे स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शनल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे जीएस पेपर 1 से लेके जो 4 तक है, ये सभी स्टूडेंट के लिए सिमिलर होंगे, लेकिन जब बात करते हैं 8 और 9, तो यह सारे स्टूडेंट के लिए, चाहे जो वह जिस प्रकार के ऑप्शनल लेंगे उसके लिए वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे बात करते हैं ऑप्शनल में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे विज्ञान की बात करते हैं तो गणित, कोई ऑप्शनल आ जाए, गणित मैथमेटिक्स लेकर पढ़ सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर भी आप एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा कोई हिस्ट्री के साथ अपना एज ए ऑप्शनल एग्जाम देते हैं, कोई ज्योग्राफी के साथ देते हैं, कोई समाजशास्त्र के साथ, कोई राजनीतिक विज्ञान के साथ, कोई मनोविज्ञान के साथ देते हैं, कोई मानविकीय विषय जैसे नृविज्ञान, दर्शन शास्त्र के साथ देते हैं, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग के साथ जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के साथ देते हैं। अगर कोई डॉक्टर है तो चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस के साथ देते हैं। कोई वाणिज्य, जो कॉमर्स के स्टूडेंट तो वाणिज्य एवं लेखा शास्त्र के साथ देते हैं। कोई प्रबंधक, कृषि, पशुपालन के साथ, पशुपालन जैसे विषयों के साथ ऑप्शनल एग्जाम देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो होते हैं जो भारतीय और देसी भाषाओं के साथ भी एग्जाम देते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, उर्दू इत्यादि। ठीक है। तो ऐसे करके ये आपके टोटल 8-9 पेपर थे। 1 से 9 पेपर को हम लोगों ने समझा और इनके डिटेल बारे में समझा कि इसमें क्या क्या सवाल आते हैं। तो थोड़ा बता दे रहा हूं। चलिए, तो इसमें आपको बेसिकली समझना है कि सिलेबस पर, अगर सिलेबस पर अंडरस्टैंडिंग अगर जितना ज्यादा होगी, आपकी सक्सेस रेट उतना ही हाई होगी। क्योंकि सिलेबस ही आपको वह चाबी है, यानी वह की है, सिलेबस वह की है जो आपको बताएगा कि सही डायरेक्शन में, कि राइट डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन तैयारी के लिए कौन सी है। ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी को राइट डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए, आपको भेड़ चाल से बचने के लिए कर और स्मार्ट चाल यानी स्मार्ट तैयारी करने के लिए आपको सिलेबस पर कमांड 100% होनी चाहिए। 100% सिलेबस पर कमांड होनी चाहिए। ठीक है। जिस दिन आप 100% सिलेबस पर कमांड कर लेते हैं, उस दिन आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में, राइट स्ट्रक्चर के साथ आपको यह समझ में आ जाता है कि हमें पढ़ना क्या है और स्किप क्या करनी है, स्किप क्या करनी है।
क्या कि पढ़ने से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि स्किप क्या करनी है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उस दिन आप सेलेक्टेड पढ़ोगे, कम पढ़ोगे और ज्यादा आउटपुट लेकर आओगे। तो इसलिए आपको हमेशा सिलेबस सिलेबस पर पकड़ बनानी है। अगर सिलेबस पर पकड़ आपकी बढ़ जाती है, अगर सिलेबस पर पकड़ आपकी बढ़िया हो जाती है, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ा सकते हो। तो चलो ठीक है, आज के रहा सिलेबस लेक्चर, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इन ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो जुड़ लीजिए, इससे जो क्लास नोटिफिकेशन पीडीएफ नोट्स होंगे वो प्रॉपर मिलेंगे। कल से आपका जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। हमारी तैयारी, हमारी क्लास कैसे चलेगी वो हम आपको बता दे रहे हैं। क्लास एक बार में ज्यादा तो नहीं चलेगी, बस टू सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होगी। एक होगी ज्योग्राफी, दूसरा होगी पॉलिटी। उसके साथ जो एक एडिशनल क्लास होंगे वो होंगे करंट अफेयर, करंट अफेयर। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो आएंगे वो फर्स्ट लेक्चर होंगे आपके ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी में बहुत सारे ज्योग्राफी आ जाते हैं, उसको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी। तो हमारी जो क्लास होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ शुरू होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उससे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोलॉजी पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और एक और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतने यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।